लास्ट क्लास जो हमारी है हो चुकी है उसमें हम लोगों ने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर या उसके सेंटर से पास हो रही एक्सिस यानी एक्सियल डिस्टेंस एक्स पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा हमने निकाल लिया था। और उसमें कुछ नहीं करना था कि अगर हमसे ये कहा जाता कि वो एक सिंगल कॉइल ना होकर एन टर्न्स होता तो हमने सिंपली उसमें एन टाइम्स कर लिया था। यानी कुल मिलाकर सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस एक्स पर, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है ना। फॉर्मूला आपके पास है, एक्सियल डिस्टेंस एक्स पर ही फॉर्मूला है आपके पास, और एक्स अगर जीरो कर देते हैं तो आप पहुंच जाएंगे सेंटर पर सर्कुलर कॉइल के। उसका फॉर्मूला भी आपके पास है। अगर वहां पर एन टर्न्स की बात की जाती है तो सिंपली आप एन से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो वही बात एन टर्न्स के लिए हो जाएगी। मैंने लास्ट टर्म पे यही आपको क्लास रोकी थी। आज जो हमारा टॉपिक है उसी क्रम में वो है मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन at any point on the axis of a solenoid। SOLENOID on the axis of a solenoid। सोलेनॉइड के एक्सिस पर, सोलेनॉइड समझते हैं क्या होता है, कितना चुंबकत्व उत्पन्न होगा ये तो पता है हम लोगों को। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास की जो साइट है या स्पेस है वो स्पेस साइट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम बात करें सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड क्या होता है, एक स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लीजिए, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लीजिए और उसको हेलिक्स यानी कुंडली के फॉर्म में लपेट लीजिए। भले ही आप हवा में लपेट लीजिए जैसे स्प्रिंग होती है, तो वो एक एयर कोर, बीच में कोर में क्या होगी, उसके केंद्र में क्या होगी, एयर होगी। उसके ऊपर आपने कॉइल को मैंने वायर को हेलिक्स यानी कुंडली के फॉर्म में लपेट लिया और उसमें एक करंट पास कर दी, तो वही सोलेनॉइड है। मतलब एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग में करंट पास कर दो तो वो अपने आप में क्या है, एक परिनालिका है, सोलेनॉइड है। तो परिनालिका कहते हैं हिंदी में सोलेनॉइड को। मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इन ए सोलेनॉइड। चलिए देखिए, स्ट्रेट वायर को हमने कुंडली के फॉर्म में लपेट लिया। ठीक है, बीच में क्या दिखा है, बीच में क्या है, बीच में एयर है, ऐसे स्प्रिंग होती है। तो इसके अंदर एक करंट पास कर दीजिए। चलिए मैं करंट पास कर दी आई। अब इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन, हम ये नहीं कह रहे कि उसके सेंटर पर, एक्सिस पर कहीं पर भी अंदर, एक्सिस पर कहीं पर भी अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, चुंबकत्व कितना होगा, ये बताना है। आप समझ गए, एक स्ट्रेट सीधा तार लीजिए, उसको कुंडली के फॉर्म में लपेट लीजिए जैसे स्प्रिंग होती है और उसमें करंट पास कर दीजिए। ठीक है ना। तो वो एक सोलेनॉइड परिनालिका SOLENOID बन जाएगी। मान लीजिए सोलेनॉइड की लंबाई L है और उसमें N टर्न्स हैं, टर्न माने फेरे हैं, कुंडली जो बनाई गई है उसमें N टर्न्स हैं। ठीक है, तो L लंबाई N टर्न्स है। बात समझ आ रही है। तो किसी पॉइंट पर अंदर मैग्नेटिक एक्सिस पर कहीं पर भी अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, चुंबकत्व कितना होगा, ये बताना है। आप समझ गए, एक स्ट्रेट सीधा तार लीजिए, उसको कुंडली के फॉर्म में लपेट लीजिए जैसे स्प्रिंग होती है और उसमें करंट पास कर दीजिए। ठीक है ना। तो वो एक सोलेनॉइड परिनालिका SOLENOID बन जाएगी। मान लीजिए सोलेनॉइड की लंबाई L है
और उसमें n टर्न्स हैं, टर्न माने फेरे हैं, कुंडली जो बनाई गई है उसमें n टर्न्स हैं, ठीक है। तो L लंबाई n टर्न्स है। बात समझ आ रही है। तो किसी पॉइंट पर अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकत्व, जो करंट कैरिंग कॉइल है के अंदर, माने करंट है तो इंडक्शन होगा, उसके लिए आपको दोनों लंबाई कवर करनी पड़ेगी सोलेनॉइड की। तो हमने यहां से एक एंड कवर किया और यहां से दूसरा एंड भी कवर किया। ये देखो, इसको एंगल दिखा रहे हैं अल्फा, आप देख पा रहे हैं इसका अल्फा एंगल दिखाएंगे अल्फा। तो एक्सिस से अल्फा एंगल पर एक सिरा कवर हो गया, एक्सिस से अल्फा एंगल पर एक एंड कवर हो गया, और एक्सिस से बीटा एंगल पर दूसरा एंड कवर हो गया, एक्सिस से बीटा एंगल पर दूसरा एंड कवर हो गया। बात समझ आया? क्लियर है बात? ठीक है ना। तो एक्सिस से एक एंड अल्फा एंगल पर और दूसरा एंड कितने एंगल पर है? बीटा एंगल पर। तो दोनों एंड कवर हो गए। इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, अगर n नंबर ऑफ, चलिए कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, L लंबाई है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, यही तो होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L लंबाई में n टर्न, तो एकांक लंबाई में n बाई L टर्न्स होंगे। ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अंदर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, तो फॉर्मूला आता है B इक्वल टू, मॉड फॉर्म में लिख रहे हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट n I, बीच में एयर है ना, तो अंदर बीच में एयर भरी हुई है, एयर है, तो एयर की परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ, कुल नंबर ऑफ टर्न्स में कुल लंबाई से डिवाइड करें तो एकांक लंबाई में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, आ गया n, स्मॉल n। तो म्यू नॉट परमिएबिलिटी, फ्री स्पेस है, अंदर एयर है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट n I, ब्रैकेट में होता है कॉस अल्फा, अल्फा इस एक्सिस से एक सिरा कवर और बीटा इस एक्सिस से दूसरा एंड कवर, प्लस क्या होगा? प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा। तो अल्फा एक सिरा और बीटा दूसरा सिरा। ये है जनरल फॉर्मूला सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है ना। अगर यही सोलेनॉइड एक अनंत लंबाई की सोलेनॉइड, बल्कि यहां पर कॉस माइनस आता है, सॉरी माइनस आता है, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये है फॉर्मूला मैग्नेटिक इंडक्शन का किसी सोलेनॉइड के अंदर पॉइंट पर P पर, ठीक है। अगर ये सोलेनॉइड अनंत लंबाई का है, तो चलिए नोट में समझते हैं इस बात को कि अगर इस सोलेनॉइड की लंबाई अनंत होती तो पहला नोट क्या बनता? हम पहला नोट बनाते, देखिए हम पहला नोट क्या बनाते हैं इसमें, इस कंडीशन में हम पहला नोट बनाते, देखिए इस कंडीशन में पहला नोट बनाते कि यानी ये सिचुएशन हमारे पास आ चुकी है, अगर ये एक अनंत लंबाई या वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड है, आपसे कहा जाए एट ए पॉइंट, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है हमको एक बिंदु पर, एट ए पॉइंट वेल इनसाइड ए, एट ए पॉइंट वेल इनसाइड ए, वेल इनसाइड ए, एट ए पॉइंट वेल इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग का वो मतलब तो है नहीं, तो हम कह लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ की लंबाई, है ना। एट ए पॉइंट वेल
inside a long SOLENOID long solenoid at a point well inside a long solenoid. चलिए इनफाइनाइट मान लेते हैं लंबाई। उस कंडीशन में अल्फा कितना होगा? अगर ये लंबाई ये एंड अनंत को चला जाए तो क्या होगा? ये एंगल अल्फा जो है वो जी टेंस टू जीरो हो जाएगा ना। इस एंड को ये एंड आगे बढ़ेगा तो इसको एंड को कवर करने के लिए इस लाइन को इस एक्सिस के पैरेलल चलना पड़ेगा, इस एक्सिस के पैरेलल चलना पड़ेगा, तभी तो आप अनंत पर चलोगे। ये कॉइल अगर लगातार बढ़ेगी, ये कॉइल की लंबाई लगातार बढ़ेगी तो देखो ये एंगल की लाइन नीचे आती जाएगी, ये लाइन जो है वो नीचे आती जाएगी, तो अल्फा क्या होगा? टेंस टू जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में अल्फा टेंस टू जीरो हो जाएगा और अगर ये एंड भी आगे बढ़ेगा तो ये जो लाइन है वाला एंगल की लाइन और नीचे आती जाएगी, तो करीब करीब इस एक्सिस के पैरेलल चलेगी ये लाइन। तो उस समय जो बीटा होगा ना वो 180 हो जाएगा पूरा घूम करके। अगर ये चला गया अनंत पर तो उस समय बीटा होगा 180 और इन दोनों का रखा जाए तो उस समय जो बी होगा वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 0 का तो 1 होता है, कॉस 180 होता है -1। म्यू नॉट एन आई कॉस 0 का मतलब क्या? 1 और कॉस 180 मतलब -1, तो ये +1 1 1 2 हो जाएगा। यहां से कितना आ गया? 2 टाइम्स म्यू नॉट एन आई, ये आ गया बी। कॉस 180 का मान कितना होता भाई? गड़बड़ यहां शुरू से हो रही, देखो एक गड़बड़ हमसे शुरू से हो रही है इसलिए आंसर गड़बड़ आ रहा। ये यहां पर 1/2 भी आता है, वो ध्यान नहीं जा रहा मेरा, 1/2 भी आता है, इसलिए ध्यान नहीं गया मेरा। तो जो फॉर्मूला होता है सिंपल, किसी भी पॉइंट पर किसी एल लंबाई जिसमें एन टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है, वहां एक्चुअली 1/2 भी आता है, ये बात यहां पकड़ में आ रही है। ये 1/2 भी यहां आता है, तो अगर ये 1/2 भी होता है तो फिर यहां पर 1/2 चलता रहेगा उस समय, और ये 1/2 उस समय चलता रहेगा तो क्या होगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मीन्स, फिर सुन ले ध्यान से, सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर हमने एक स्ट्रेट वायर लिया है, उसको हेलिक्स के फॉर्म में, कुंडली के फॉर्म में लपेट लिया जैसे स्प्रिंग होती है, और उसमें करंट पास कर दिया, बन गया सोलेनॉइड। अंदर किसी पॉइंट पर एक्सियल जो एक्सिस पास हो रही है एक्सिस, उस पर किसी पॉइंट पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया है और वहां पर इंडक्शन हमको निकालना था। तो जनरल फॉर्मूला क्या आता है? बी इक्वल टू 1/2 अंदर के मीडियम जो एयर है, इसके अंदर एयर है, उसका परमिएबिलिटी है, चुंबकशीलता, कॉस अल्फा एक साइड लंबाई कवर कर रहा और बीटा घूमकर दूसरी लंबाई कवर कर रहा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अगर हम बात करें अनंत लंबाई का तो ये एंड भी जाएगा अनंत दूरी पर और ये वाला एंड भी आएगा अनंत दूरी पर, तो उस समय ये वाला एंगल अल्फा जो है 0 हो जाएगा और बीटा वाला एंगल घूमकर, भाई इसके अनंत जाने के एक्सिस जब अनंत जाएगा तो ये लाइन जो जा रही है ना, ये अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, वो पूरा पैरेलल हो जाएगा इसके। इसी तरह ये लाइन भी क्या होगी? पूरा पैरेलल हो जाएगी, तो ये पॉइंट अनंत पर टच करेगा इसको। तो उस समय अल्फा और बीटा दोनों 180 हो जाएंगे, अल्फा और बीटा दोनों 180 हो जाएंगे, सॉरी अल्फा 0 बीटा 180 होगा, और अगर रखेंगे तो यहां पर हमको आया मिलेगा सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई, तो अल्फा 0 बीटा 180 ये आ जाएगा। वही एक कंडीशन और आती है कि अगर हम इस पॉइंट को अंदर ना लेकर के, वेल इनसाइड ना लेकर के कहीं किसी एक एंड पर लेते हैं तो क्या होगा? अगर यही पॉइंट यहां होता, अगर वही पॉइंट पी किसी एक किनारे पर होता तो क्या होता? उस समय अल्फा ये होता अल्फा टच करने के लिए, अल्फा माने उस जगह से एक सिरा टच कर रहे हैं अल्फा से, ये एंगल होता अल्फा, ये एंगल होता अल्फा, और बीटा कितना होता? इस एक्सिस से दूसरा एंड कवर करना है तो दूसरा एंड ये कवर होता, ये कितना एंगल बन रहा? तो दूसरा एंड होता 90 एंगल पे कवर होता, तो एक एंगल कवर होगा अल्फा पे और दूसरा एंगल होगा बीटा पे। तो एक एंगल होगा अल्फा पे, दूसरा होगा 90 पे होगा ना, तो बीटा वाला कितना होगा? एक तो अल्फा और दूसरा वाला 90 पे, ये तो कंफर्म हो जाता। लेकिन अगर ये लॉन्ग सोलेनॉइड होती तो ये और लंबी होती तो अल्फा क्या होता? अल्फा टेंस टू 0 हो जाता, क्योंकि ये लंबाई अनंत जाएगी तो एक्सिस के पैरेलल चलना पड़ता, एक्सिस के पैरेलल इस लाइन को चलना पड़ता, ये ऐसे जाता अनंत लंबाई तक।
तो अल्फा होता 0 और बीटा होता कितना 90। अल्फा होता 0, ये लाइन नीचे आ जाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लाइन नीचे लगातार नीचे आएगी और एंगल लगातार कम होता जाएगा। तो अल्फा होता 0, एक सिरा जो अल्फा पर है वो होता 0 टेंस अनंत लंबाई है, तो और दूसरा होता 90। उस कंडीशन में जब पॉइंट किसी एक एंड पर आ जाता तो दूसरा कंडीशन होता, उस समय होता अल्फा अनंत लंबाई है, एक सिरा कवर कर रहे हैं इस जगह से, एंगल भाई अनंत लंबाई पर है तो अल्फा टेंस टू 0 हो जाता, अल्फा टेंस टू 0, और बीटा तो फिक्स है इसी एंड पर है तो बीटा टेंस टू 90 होता। तो बीटा होता 90 डिग्री होता, बीटा होता 90 डिग्री। समझ आ गया? तो अल्फा और बीटा का मान रखो, यहां पर अल्फा और बीटा का मान रखो। बी इक्वल टू क्या आता, देयरफॉर बी इक्वल टू आता म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता, और कॉस अल्फा माने क्या, अल्फा होता 0 माइनस कॉस बीटा माने 90 डिग्री। अगर पॉइंट किसी एक एंड पे आ गया तो बीटा तो हो गया 90, लेकिन अल्फा जो पहला सिरा टच कर रहा वो अगर अनंत लंबाई है तो टेंस टू 0 हो जाता है, जैसे यहां हुआ है। कॉस 0 कितना होता है, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, ये सिंपली 1 आता, यानी आता म्यू नॉट एन आई बाई 2, तो बी आता म्यू नॉट एन आई बाई 2। ध्यान देने की बात ये दिख रही है कि जब पॉइंट वेल इनसाइड है अंदर कहीं है, तो उस समय जो हमारा अनंत लंबाई की कंडीशन में अल्फा टेंस टू 0 था और बीटा टेंस टू 180 था, दोनों का मान रखा तो बी आया अंदर किसी पॉइंट पर म्यू नॉट एन आई, और हमने जब पॉइंट को किसी किनारे पर कर लिया तो अल्फा हो गया, उस समय अनंत लंबाई होने पर अल्फा टेंस टू 0 हो गया, एक सिरा टच कर रहा था, और बीटा घूमकर 90 हो गया अगर पॉइंट किसी एक किनारे पर रखा है। तो उस समय आप देख पा रहे हो किनारे पर म्यू नॉट एन आई जो था यहां पर सेंटर पर अंदर कहीं, उसका आधा आया। तो मैग्नेटिक इंडक्शन अगर पॉइंट किनारे पर है तो आधा होगा तुलना में जब पॉइंट कहां था, अंदर था। किस केस में, लॉन्ग सोलेनॉइड केस में, यानी अनंत लंबाई के सोलेनॉइड केस में। बात समझ गए? तो अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन जितना होता है उसका आधा होता है किनारों पर, यहां हो चाहे यहां हो, अनंत लंबाई के सोलेनॉइड के किनारों पर। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंदर की तुलना में किनारे पर आधा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इसे करना होगा। इसके बाद अगली हेडिंग, थ्योरी पूरी पढ़ी होगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, संबंधित दिमाग चलेगा, अदरवाइज दिमाग चलेगा नहीं। इसलिए बारीकी से हर रिजल्ट को पढ़िए, नोट्स आप तक बराबर पहुंचेगा, पहुंच ही रहा है। तो हेंस मैग्नेटिक इंडक्शन एट आइदर एंड, किसी भी एंड पर हाफ होता है, 1/2 होता है इट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैंने सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उनको अंदर किसी पॉइंट पर, यानी जो इनसाइड सोलेनॉइड किसी पॉइंट पर लॉन्ग सोलेनॉइड में इतना मैग्नेटिक इंडक्शन मिलता है म्यू नॉट एन आई, उसका आधा मिलता है किनारों पर। एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, सामने आ रहा है अगला हेडिंग, फोर्स बिटवीन two parallel 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 current carrying conductors, तो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनके बीच आपको फोर्स निकालना है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और खूब आया सवाल, ऐसा नहीं कि आया नहीं, खूब आया हुआ है। देखिए बहुत बारीकी समझ लीजिएगा, फिर रिजल्ट याद रखिएगा। दो वायर्स हैं, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, इनमें करंट फ्लो कर रही है I1 और करंट फ्लो कर रही I2। बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है D, ठीक है। एक मिनट,
फिर देखो नहीं क्यों नहीं मानना चाहते हैं, मार दिया मैंने लोगों को। तमीज नहीं ना, तमीज नहीं है, तो तमीज को जाके तो ऐसे करना पड़ता है। हम लाठी नहीं रहे, चप्पल को मारने वाले बनते। हमने कहा उसमें भिड़ो। देखो बच्चों, दो कंडक्टर है, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, करंट फ्लो करे I1 I2, ठीक है। बीच की दूरी कितनी है d, ऐसा कहा गया हमसे। पहले में पास करे करंट I1, दूसरे में पास करे करंट I2, बीच की दूरी d, कंडक्टर 1 एंड 2। एक बात हो गई। आप लोग पढ़ चुके हो पिछले केस में, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से a दूरी पर कितना इंडक्शन होगा जब ये करंट उसमें कितनी फ्लो करे I। तो मैंने बताया था, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर, आपको केस याद हो, स्ट्रेट कंडक्टर से किसी भी पॉइंट पर या किसी स्ट्रेट डिस्टेंस a पर कितना इंडक्शन होता है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला आया था B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन a आया था। स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट I फ्लो कर रही है से a दूरी पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, तो फॉर्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन a। वही बात जरा यहां लगाइए, इसमें कितनी करंट पास हो रही है I1। कितनी दूरी पर हम बात कर रहे हैं, d दूरी पर। d दूरी पर न सिर्फ हम मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, बल्कि वहां पर एक कंडक्टर I2 भी रखा हुआ है, यानी कंडक्टर जो होगा वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, वो हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल कंडक्टर 1 करंट I1 से d दूरी पर इंडक्शन कितना होगा। अच्छा, हमने बताया था अंगूठा करंट शो करता है, उंगलियां खोल दीजिए, अंगूठा करंट शो करता है, उंगलियां खोल दीजिए, दूरी तय होती है, हथेली मैग्नेटिक फील्ड बताती है। करंट, उंगलियां खोलिए दूरी, करंट, उंगलियां खोलिए दूरी, हथेली मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऊपर, उंगलियां खोल दिया अंदर की तरफ। इस कंडक्टर से जिसमें करंट I1 है, d दूरी पर मैग्नेटिक इंडक्शन B1 इसका इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स I1 अपॉन दूरी कितनी है d, यहां से d दूरी पर, जहां ये कंडक्टर 2 भी रखा हुआ है, बात समझ गए। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो करंट हथेली दूरी, मतलब उंगलियां दूरी, हथेली मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कंडक्टर 1 के करंट I1 के कारण है B1 में, ये कंडक्टर 2 रखा है जिसमें करंट I2 पास हो रही है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लंबाई L है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लंबाई L है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर एक फोर्स काम करता है। एक फॉर्मूला पढ़ाएगा था हम लोगों को, F बराबर I/BL साइन थीटा, पढ़ाया था I/BL साइन थीटा। यहां पर आप देखो, इसके हिसाब से फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L कर दो। हम ये मान लें कि हमारे कंडक्टर की लंबाई L है, हमारे कंडक्टर की लंबाई कितनी L है, जो मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा है, जो इस कंडक्टर के कारण d दूरी पर है, उसमें ये कंडक्टर रखा हुआ है। तो कंडक्टर 1 के जिसमें करंट I1 है, d दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड B1 में कंडक्टर 2 रखा है जिसमें करंट कितनी है, I2 है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस कंडक्टर में कितनी करंट है, I2, इस कंडक्टर में कितनी करंट है, I2, बात समझ आ गया। तो कंडक्टर में करंट है I2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1, ये तो है। कंडक्टर में करंट है I2, मैग्नेटिक फील्ड है B1 जिसमें कंडक्टर रखा हुआ है। और आप एक चीज समझिए बात को कि थीटा ये कहां लेते हैं, थीटा लंबाई यानी करंट की डायरेक्शन जहां है उसको लेते हैं, लंबाई और बी के बीच का एंगल होता है। तो लंबाई तो पेपर पर रखी है ये, और बी है अंदर की तरफ। तो देखो ये हमारा जो अंगूठा है वो फिलहाल यहाँ लंबाई शो कर रहा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बीच में कितना एंगल दिख रहा है आपको, तो लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, लंबाई पेपर पर है, मैग्नेटिक फील्ड पेपर पर नॉर्मल है अंदर की तरफ, तो बीच का एंगल कितना हुआ 90, तो यहां कितना हो जाएगा साइन 90 होगा। B1 का मान रख दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, I1 यहां लिखा हुआ है, I2 यहां से रख दो, अपॉन क्या होगा, D होगा।
तो F बाई एल है, F बाई एल आपने B1 का मान रखा। B1 क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कंडक्टर 1 के करंट I1 के कारण d दूरी पर है, जिसमें कंडक्टर 2 रखा है जिसमें करंट I2 है। तो ये कंडक्टर जिसकी लंबाई अगर हम L मान लेते हैं तो इसमें करंट I2 है, वो मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखी है। तो इसमें कितना फोर्स, कंडक्टर के एकांक लंबाई यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा, तो F बाई एल होता है, ये फॉर्मूला पढ़ाई गया हम लोगों को। F बाई एल होता है आई बी एल साइन थीटा। थीटा जो होता है वो बी और एल के बीच एंगल होता है। तो लंबाई पेपर पर रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड पेपर पर नॉर्मल है, तो एंगल कितने का हुआ? 90 हुआ। यहाँ 90 रख देंगे। करंट I2 है, मैग्नेटिक फील्ड B1 है जो इसका है, और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का, जो इस कंडक्टर के एकांक लंबाई पर काम कर रहा, इस कंडक्टर के यूनिट लेंथ पे काम कर रहा। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? इस पर जो फोर्स काम कर रहा हो कहां होगा? मैंने दो फॉर्मूले बताया आपको, ध्यान दीजिएगा। अंगूठा शो करता है करंट को, उंगलियां खोल दीजिए दूरी हो जाएगी, हथेली शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। करंट, उंगलियां, हथेली खोल दीजिए, उंगलियां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि सॉरी दूरी। करंट हो गया, दूरी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। समझ में बता दे? अब बदलिए फॉर्मूले को। वही करंट आई अगर उंगलियां खोल दे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अगर उंगलियां खोल दे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो हथेली उस समय फोर्स शो करेगा। फिर सुन ले, ध्यान सुने। फिर अभी तक जो पढ़ के आए हैं उसमें अंगूठा करंट शो करता है, उंगलियां हम खोलते हैं दूरी तय करने के लिए, और हथेली उस समय मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। करंट, हथेली दूरी, मतलब उंगलियां दूरी की तरफ को शो करती हैं, और हथेली मैग्नेटिक फील्ड। अब एक नया फॉर्मूला, करंट, उंगलियां खोल दो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो ये हो जाएगा फोर्स। करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो हथेली क्या शो कर रही? फोर्स। हथेली उस समय फोर्स शो कर रही, तो कंडक्टर 2 के यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स ये आ जाएगा, अंदर की तरफ आएगा। करंट, हथेली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, उंगलियां खोल दिया, करंट, उंगलियां खोल दिया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फोर्स ये हो गया। ठीक है ना? अब वहां से यहां देखो, ये वाला कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 1 जो है जिसमें I1 करंट है, कंडक्टर 1 जिसमें I1 करंट है, कंडक्टर 1 जिसमें I1 करंट है, वो इस कंडक्टर 2 से d दूरी पर रखा है। चलो यहां से देखते हैं, इस कंडक्टर में करंट I2 है से d दूरी पर इस कंडक्टर के कारण d दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? B2 बात करेंगे, B2 की। इस कंडक्टर से जिसमें करंट I2 है से d दूरी पर कितना इंडक्शन होगा? B2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स, करंट कौन सी लेंगे? इसकी लेंगे, अपॉन क्या लेंगे? दूरी कितनी है? दूरी है d। तो इस कंडक्टर से d दूरी पर इंडक्शन B2 होगा म्यू नॉट 4 पाई 2I2 अपॉन d। अगर हम अपने फॉर्मूले को यूज करें तो हमने कहा था करंट ऊपर शो कर रहा है अगर, तो अंगूठा करंट शो करता है, उंगलियां खोल दीजिए दूरी तय करने के लिए, तो हथेली उस समय मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। तो करंट, दूरी, हथेली, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गई? बाहर की तरफ हुई। करंट, दूरी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया। तो यहां पर जो कंडक्टर 1 है वो कंडक्टर 2 में फ्लो कर रही करंट I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 में रखा है। ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड B2 में रखा हुआ है। तो इसके एकांक लंबाई कंडक्टर 1 के यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स काम करेगा? फिर वही फॉर्मूला, F इक्वल टू या F बाई एल इक्वल टू कितना होगा? कंडक्टर 2 के यूनिट लेंथ पर काम करने वाला फोर्स F2। तो F1, 1 के एकांक लंबाई पर F1 बाई एल क्या होगा फॉर्मूला? कंडक्टर यहां होता आई बी एल साइन थीटा, यहां पर I कितना है? I1, और B कितना है? इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है d दूरी पर B2, और यहां पर भी देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, पेपर पर नॉर्मल आपकी तरफ, और लंबाई ये करंट डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में लंबाई ले लो, तो लंबाई और ये के बीच कितना एंगल है? 90 एंगल बन रहा। तो लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी तरफ है के बीच का एंगल 90, यहां पर 90 एंगल होगा बी और एल के बीच का, साइन 90 आ जाएगा। होगा ऐसा?
साइन 90। I1 है आपका ये, B2 ये आपका है, यहां से क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन डी, 2I2। अच्छा I1 पहले से यहां पर है, B2 को मान रख रहे हैं, उसमें 2I2 है, तो I1 पहले से यहां पर 2I1 I2 अपॉन क्या हो जाएगा D, और साइन 90 का मान 1 होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इससे आप निकालोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा 2 टाइम्स I2 अपॉन I1 I2 अपॉन D होगा, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कंडक्टर 1 पर जो काम करेगा, ठीक है ना। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर I2 से D दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर 2 का B2, इसमें रखा है कंडक्टर 1 के एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स, तो F1/L क्या होता है फॉर्मूला, आई बी साइन थीटा, साइन थीटा एल और बी के बीच का एंगल जो 90 होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये लंबाई है, F1/L होगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है ना। अब ये फोर्स कहां होगा, F1 की एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स कहां होगा, F1 की एकांक लंबाई पर काम करने वाला फोर्स कहां होगा, F1 की एकांक लंबाई पर काम करने वाला जो फोर्स होगा वो आपको दिख रहा होगा, वो फोर्स होगा मैंने कहा था ना आपसे कि अब आप फॉर्मूला को एक नया फॉर्म दे सकते हो, ये अंगूठा अभी भी करंट शो करेगा, उंगलियां खोल दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो हथेली उस समय फोर्स को शो करता है, करंट हथेली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खोल दीजिए, हथेली यानी उंगलियां खोल दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड, तो उस समय जो हथेली की डायरेक्शन है वो शो करती है फोर्स को, बताया था अभी। देखिए आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर की तरफ है, तो करंट ऊपर हो गया, अंगूठा उंगलियां खोल दिया मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, तो फोर्स कहां हो गया, इस तरफ हो गया, हथेली क्या शो करे, फोर्स डायरेक्शन, तो करंट उंगलियां फोर्स मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, उंगलियां खोल दिया, फोर्स ये हो गया इधर, तो फोर्स हो गया इधर, ये हो गया फोर्स अपन। और देखो अब एक बात अच्छी बात है कि अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा तो दोनों पर फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहा, मैंने ऐसा लगेगा जैसे कि दोनों वायर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो ऐसा लग रहा है कि दोनों वायर आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बात समझ आ गया। तो अट्रैक्टिंग फोर्स काम करता है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकते हैं आपसे कि जब दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है तो वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह हमें प्रूव नहीं करना है, बस याद रखना है कि अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, इसमें ऊपर तो उसमें अगर नीचे फ्लो करे, या इसमें नीचे तो उसमें ऊपर फ्लो करे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे कंडक्टर्स में, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि उस समय दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है ना। तो आपको लिख लेना है वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर, वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर जब दोनों पर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही तो एक दूसरे दोनों वायर्स पर जो फोर्स काम करेगा, दोनों वायर्स पर जो फोर्स काम करेगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, बात समझ गए। तो इसे करना होगा आपको। उसके बाद बच्चों इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, कम से कम 3 से 4 सवाल हमने कराए हैं, है ना इस पर, तो आप उसको सवाल कर लीजिए, 3-4 सवाल कर लीजिए। और एक और है बायर्स-सावर्त लॉ, सॉरी एम्पियर-सर्किट लॉ, एम्पियर-सर्किट लॉ, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लास हम रोक रहे हैं, कुछ हम लेट हो रहे हैं, जाना है कहीं, तो आप ऐसा करेंगे, इतना जितना पढ़ा दिया हमने उतना पढ़ लीजिए, बाकी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है ना, और एक सवाल इस पर भी बेस्ड है, जितना भी मैटर भेज रहे हैं वो नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट टर्म पे जब आएंगे तो आपको ज्यादा पढ़ा देंगे, लंबी क्लास ले लेंगे, प्रॉपर क्लास ले लेंगे, ठीक है। दिमाग बार बार डाइवर्ट हो रहा तो अभी गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट टाइम पे इसको लेंगे क्लास को, और अभी आप लिख पूरा लेना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में होता क्या है कि 2 क्लास लग जाती हैं, कभी संडे का बीच में आया था तो 2 क्लासें हो गई होंगी, तो 2 क्लास का मैटर आपको मिल जाएगा, लेकिन हम अभी आज क्लास लीजिए, नेक्स्ट टाइम पे हम आते ही क्लास को और थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे और पूरा खत्म कर लेंगे जितना आपको नोट्स भेजा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बाय बाय।